एमपी और राजस्थान से होते हुए नफरत आमेज बयानात का सिलसिला तेलंगाना में भी सरगर्म हो गया है। एक दूसरे पर नफरत भरे वार पलटवार के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर मुल्कगीर सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी। मुल्क में अमन और तरक्की की जगह रहने और भागने को लेकर सामने आ रहे बयान मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्या साबित करना चाहता है? हनुमान जी की जात पर तबसरे के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ओवैसी को भगाने के लिए तेलंगाना पहुंच गए। ऐसी फुल टॉस गेंद मिलने के बाद छोटे ओवैसी कहां खामोश रहने वाले थे और उन्होंने आग उगलती गेंदों को जगह पर भेजना शुरू कर दिया। मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी, हम भागने वालों में तो नहीं हैं। 5 रियासतों में इंतखाबी माहौल में आया योगी ओवैसी तनाजा मुल्कगीर पैमाने पर पहुंचा ही था कि योगी के बयान पर आरजेडी ने ऐसे लोगों को बाहर भेजने की जगह पीएम मोदी से किसी मठ में भेजने की अपील की, तो कांग्रेस ने यूपी सीएम को तारीख पढ़ने की सलाह देते हुए दोनों पर साज़बात का इल्जाम लगाते हुए एक दूसरे की स्क्रिप्ट पढ़ने की बात कह डाली। कि योगी जी जब ये बात कहते हैं कि उनको हैदराबाद से भागना पड़ेगा, तो उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि निज़ाम भी हैदराबाद से भाग करके कहीं गए नहीं थे। इसी आज़ाद भारत के अंदर ही वो रहे और आज भी उनके जो पूर्वज हैं या उनके जो वारिस हैं वो आज भी हैदराबाद में मौजूद हैं। दूसरी अहम बात कि योगी जी ने कहा कि उनको हैदराबाद छोड़कर भागना पड़ेगा, तो भागकर जाएंगे कहाँ? मेरा ख्याल है योगी जी चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आ जाएं ताकि योगी जी की राह आसान हो जाए, इसलिए को तो उन्हीं को मदद करते हैं सबसे ज़्यादा। मैं तो बार बार प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी करिए, उत्तर प्रदेश इनके वश का नहीं है। ये जहां जाते हैं जहर बोते हैं। सिर्फ इतना करिए कि इनको वापस मठ में भेज दीजिए, वो मठ के दायरे में जो करें। ये कि इसको भागना पड़ेगा, उसको यहां करना पड़ेगा, ये जुबान होती है राजनीति की क्या? और वैसे भी हमारा तो सीधा मानना है कि ओवैसी साहब, केसीआर साहब और आप लोगों का तो नूरा कुश्ती चल रही है। ये हम सब जान रहे हैं, अंदर अंदर पेट मिले हुए हैं, एक दूसरे को स्क्रिप्ट बांट करके चुनाव लड़े जा रहे हैं। हैदराबाद निजाम के सहारे ओवैसी पर हमला बोलने का मामला हो या टीपू सुल्तान पर कर्नाटक में दिया गया यूपी सीएम का बयान, कहीं से भी मुल्क की तरक्की और भाईचारा या हुब्बुल वतनी की अलामत नहीं हो सकती। तो ओवैसी ब्रादरान के बयानात भी मुसलमानों के हक में नहीं साबित होते। हालांकि इस माहौल में मुल्क के मारूफ शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का ये शेर काफी अहम हो जाता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। तो निजाम हैदराबाद को लेकर यूपी सीएम के बयान पर एआईएमआईएम सदर ने भी तल्ख तबसरा किया है। एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी जी तारीख का मुताला करें, निजाम भागे नहीं थे बल्कि मुल्क की मुसीबत के वक्त सबसे बड़े मददगार रहे। भगा देंगे, ये मुल्क आपका है, मेरा नहीं है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, ये मुल्क आपका है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं। अगर आप हमदफ है, मुझे मालूम है
अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। और जब चीन से जंग हुई तो यही निजाम ने अपना सोना पेश किया। ये योगी नहीं, नरेंद्र मोदी की जबान है, नरेंद्र मोदी की सोच को योगी बयान कर रहा है। तो इस मौके पर ओवैसी ने पीएम मोदी और बीजेपी सदर पर भी जमकर निशाने साधे। बीजेपी का मॉडल है हिंदू मुस्लिम। बीजेपी का मॉडल क्या है कि हर तकरीर में अमित शाह आते हैं, बोलने को कुछ नहीं अमित शाह के पास, तेलंगाना में आकर तकरीर करते हैं और हर तकरीर का आगाज होता है मजलिस से और इख्तिताम होता है ओवैसी के नाम से। हर तकरीर में अमित शाह बस यही बकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे अमित शाह, कभी ये तो बताओ कि तुमने 4 साल में हिंदुस्तान में क्या किया? तुम्हारे पास क्या है जो तुम करना चाहते थे और नहीं कर पाए? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम तो है, मगर ज्यादा वक्त फॉरेन कंट्री में गुजारते हैं। कभी कभी देश याद आ जाता है, पहुंच जाते हैं, मन की बात रेडियो में कर देते हैं और इलेक्शन आया तो नरेंद्र मोदी पहुंचकर अपनी तकरीर करके ये बताते हैं कि 56 इंच का सीना है, आप इस 56 इंच के सीने के नाम पर वोट दीजिए। मगर ये नहीं बताते अमित शाह कि बीजेपी के 4.5 साल में नफरतों की दीवारों में इजाफा हुआ है। इधर तेलंगाना पहुंचे कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर कारगुजार सीएम चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि केसीआर लगातार मोदी हुकूमत की हर पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने केसीआर को खाओ करप्शन राव नाम देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि मरकज में पीएम मोदी और रियासत में उनकी सरकार चले। केसीआर जी चीफ मिनिस्टर बने और एक परिवार ने तेलंगाना पर राज किया। पानी पर धोखा, रोजगार पर धोखा और आपके पैसे पर धोखा केसीआर जी ने किया। 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केसीआर जी ने 60,000 करोड़ का और हजारों करोड़ रुपए उनके कॉन्ट्रैक्टर मित्रों को, उनके परिवार को मिला। और आपको जो नीलू मिलना था, पानी मिलना था, वो आपको नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी पलमूर रंगारेड्डी को प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में पूरा करेगी, मगर सच्चाई है कि 5 साल बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स को रीडिजाइन करने के लिए जनता ने केसीआर जी, तेलंगाना का हर बच्चा जानता है कि केसीआर जी का नया नाम खाओ कमीशन। जब आपका प्रदेश पैदा हुआ था, आप पर कर्ज नहीं था। 17,000 करोड़ रुपए सरप्लस था तेलंगाना। 5 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा। एक तरफ तेलंगाना के हर परिवार पे 2.5 लाख रुपए का कर्जा और दूसरी तरफ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के बेटे की आमदनी 400 गुना बढ़ती है। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत पर नफरत की सियासत का भी इल्जाम लगाया। हिंदुस्तान की राजनीति में 2 लड़ाइयां हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, केसीआर जी एक तरफ और हमारा गठबंधन दूसरी तरफ। दुख की बात है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी की पिछले 5 सालों में इतनी मदद की। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मदद की, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मदद की। पूरे देश में नोटबंदी का विरोध हुआ, माताएं बहनों ने नोटबंदी का विरोध किया, मगर दबाव में आकर केसीआर जी ने नोटबंदी की प्रशंसा की। और आप देखिए पिछले 5 सालों में अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं बीजेपी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर रोज लड़ता हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की कभी बुराई नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं
कि तेलंगाना का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। टीआरएस का सच्चा नाम टीआरएस नहीं है, टीआरएस का सच्चा नाम TRSS है। और सीधे लिए चलते हैं आपको तेलंगाना, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी लोगों से बात कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें तेलंगाना के दौरे पर कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी की, लोगों से बात करते हुए राहुल गांधी। बंदी से छोटे दुकानदारों का नुकसान हुआ है, देश की जनता का नुकसान हुआ है, तो आपने पूरे देश में नोटबंदी का समर्थन क्यों किया, प्रशंसा नोटबंदी की क्यों की? पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि गब्बर सिंह टैक्स से देश का नुकसान हुआ है, हैदराबाद का नुकसान हुआ है। आपने गब्बर सिंह टैक्स को समर्थन क्यों किया? चीफ मिनिस्टर से ये सवाल है, इन सवालों का जवाब चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ एमआईएम, इधर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने भी तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव पर बड़ा हमला बोला है। अवाम के सवालात पर भड़कने को लेकर उन्होंने केसीआर को रियासत का निजाम बताया। रियासत में बीजेपी को टीआरएस का मुतबादिल बताने वाले शहनवाज हुसैन ने उन पर कांग्रेस से साजबाज के इल्जाम लगाए। इस मौके पर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर हमला बोला। शहनवाज ने कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी से तौबा नहीं कर लेता, उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। पूरे मामले पर शहनवाज हुसैन से खास बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। तेलंगाना इंतखाबात आखिरी मरहले तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आपका एक बयान में सुन रहा था कि आपने केसीआर को निज़ाम से जोड़ा। क्या यहाँ भी जो है बीजेपी जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करना चाहती है? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहे। हम कह रहे जब तेलंगाना बना था तो लोगों ने ये मांग की थी कि तेलंगाना के अंदर बहुत रिसोर्स है, इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। केसीआर बने, उन्होंने महल बनाया सीएम हाउस, उससे कभी बाहर निकले नहीं, कभी यहाँ की आवाम से मिले नहीं, अपने को राजा माना, निज़ाम माना, रेफरेंस में कहा, और आवाम जब सवाल पूछती है उस पर नाराज़ होते रहे। तो लोगों की उम्मीद पर पानी फेरा है केसीआर ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। केसीआर तो खुद ही कांग्रेस के अंदर सरकार में मंत्री रहे, टीआरएस से टीडीपी का भी रिश्ता रहा है, एमआईएम तो बीच में है, उसको तो लगता है सब पार्टी से तालमेल कर लेती है। तो विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बात इसमें खास ये है, कल तक टीडीपी आपके साथ थी और आज जो है कांग्रेस के साथ है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी के साथ जो है केसीआर अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। सबसे ताकत से केसीआर से कोई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी हो, केसीआर हो या एमआईएम या टीडीपी हो, ये तो एक ही जहन के हैं। इनका काम है सिर्फ बीजेपी के नाम से अक़लियतों को डराना और डराकर वोट ले लेना। क्या क्या ख्वाब दिखाए थे, क्या क्या तकरीर की थी केसीआर ने, और कैसे ये आपस में लड़ते थे, आज इकट्ठे हो गए। इसलिए विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। एमआईएम को यहाँ पे कैसे देखते हैं आप? चूँकि एमआईएम जो है हैदराबाद सिटी में इनका कब्जा है और कहीं ना कहीं जो है इस वक्त अंदरूनी तौर पर टीआरएस और एमआईएम मिल के लड़ रहे हैं, और इस वक्त जो है राजा सिंह जो है बीजेपी के विधायक लगातार एमआईएम पे हमले कर रहे हैं और एमआईएम के ओवैसी साहब भी हमले कर रहे हैं। इस दौरान जो है बीजेपी का स्टैंड किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये एमआईएम को लोगों ने पहचान लिया है। ये एमआईएम के लोग सिर्फ तनाव पैदा करते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं, समाज को जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चलती है। अब एमआईएम की किससे मैच फिक्सिंग है ये पता नहीं। कुछ सीटों पर टीआरएस से होगी, कुछ सीटों पर कांग्रेस से होगी। एमआईएम का सिर्फ मकसद बीजेपी की मुखालफत है। जहाँ नवाज साहब, जहाँ एमआईएम पे जो है भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, वहीं आपके विधायक राजा सिंह भी लगातार जो है जवाबी हमले उनके भी होते हैं। तो क्या पार्टी कुछ विधायकों के या कुछ ऐसे स्पोक्स पर्सन को ढील दे रखी है इसमें? एमआईएम थोड़ा अपनी भाषा संयम रखे।
एमआईएम जिस तरह की लैंग्वेज बोलती है पब्लिक है, पार्टी के तौर पर हम लोग जवाब देते हैं, लेकिन हमारे पार्टी में काम करने वालों के मन में भी कई बार गुस्सा आता है, तो उसका जवाब वो देते हैं। सर एक आखिरी सवाल जो है, नवजोत सिंह सिद्धू का जो मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, इस पे क्या आखिर स्टैंड क्या है? नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू को आखिर इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी के जनरल को गले लगाते हैं और अपने सेना का अपमान करते हैं। खास करके जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी भी जो है डायलॉग की बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क से जो है दोस्ती की बात करते हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू अगर इसमें कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर बीजेपी क्यों बढ़ेगी? जाएं, राहुल गांधी से इजाज़त है उनको दोस्ती की। हम पाकिस्तान, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता रहे, पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इमेज आतंकिस्तान की हो जाए और नवजोत सिंह सिद्धू उसको बेल आउट करें, सर्टिफिकेट दें, ये कैसे स्वीकार होगा? पाकिस्तान जब तक आतंकवाद से तौबा नहीं कर लेगा उससे कोई बातचीत नहीं होगी। शुक्रिया। नवाज हुसैन साहब का कहना है कि सिद्धू जो है कहीं ना कहीं अपने बयान से जो है पीछे हट रहे हैं, और ख़ास करके अगर तेलंगाना की बात करें तो शाहनवाज हुसैन साहब का कहना है कि तेलंगाना में टीआरएस के साथ जो मुकाबला है वो बीजेपी का है, न कि कांग्रेस का। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से बयानबाजी का ये दौर चलता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, हैदराबाद। और कांग्रेस और बीजेपी की हंगामाई इंतखाबी तशहीर के बीच कारगुजार सीएम केसीआर तेलंगाना अवाम का दिल जीतने में लगे हुए हैं। इल्जाम तराशी भरे माहौल को देखते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो एक फाइटर हैं, भिखारी नहीं, इसलिए वो किसी के भी सामने झुकने वाले नहीं हैं। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर की वोटिंग से पहले सभी जमातों के लीडर लगातार रियासत का दौरा कर रहे हैं, जिसमें कि सबके निशाने पर चंद्रशेखर राव और उनका कुनबा है। लेकिन एआईएमआईएम की खामोश हिमायत के साथ वो दोबारा वजीर आला बनने का दावा कर रहे हैं। इधर टीआरएस के सीनियर लीडर राशिद शरीफ ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मुल्क के बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है। हैदराबाद में दिए अपने बयान में राशिद ने दोनों जमातों के लिए बार बार नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का इशू उठाकर दोनों मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं, इसलिए आवाम को चाहिए कि दोनों को ही मुल्क से बाहर का रास्ता दिखाएं। इस मौके पर रशीद ने रियासत में दोबारा टीआरएस की हुकूमत बनाने का भी दावा किया। 100% यकीन है टीआरएस तेलंगाना में फिर हुकूमत बना रही है, और जो मुसलमानों का, जो माइनॉरिटी का, जो हिंदू भाइयों का, सिखों का और सरदारजियों का जो रेस्पांस हमको मिला है, माशाल्लाह बेहतरीन रेस्पांस है। कोई अलायंस नहीं है, क्योंकि मैं कविता मैडम से इस दौरान 21 दिन में तकरीबन 10 बार तो भी हम लोग बैठे बात करें इस बारे में, तो ये सिर्फ अफवाह है। कोई भी बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं है। ये महाकुटुंबी को तो मैं यहाँ के लोगों को बोलूँ, क्योंकि ज़िंदगी में नो कांग्रेस या डीडीपी या बीजेपी कुछ मुसलमानों के लिए, ना तेलंगाना के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए, इनके लिए कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंडा इनका है, बाबरी मस्जिद। लात मारो, इन लोगों को हिंदुस्तान से ही भगाओ। मैं तो चाहूँगा कि पूरे सीट आएंगे। और केटीआर साहब जो बोले हैं 100 सीट, कौन है साहब हमारे साथ, ये बताओ। टीडीपी आंध्रा की पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस सेंटर की पार्टी है, एमआईएम बराबर टीआरएस को सपोर्ट कर रही है और उसके बदले टीआरएस भी एमआईएम को सपोर्ट कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है, दो तरफ से थाली बज रही है और इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और इस वक्त हैदराबाद का रुख करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं मीर मेहंदी अली बाकुरी, हमारे रिपोर्टर, उनसे बात करते हैं। मीर मेहंदी अली, देख रहे हैं हम बहुत जबरदस्त इश्तियाल अंगेज तकरीर हो रही है और ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो महाकुटुंबी है कांग्रेस इत्तेहाद वाला खास तौर से, वो पीछे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर की बीजेपी और 7 सीटों वाली एआईएमआईएम ने पूरा इलेक्शन अपने ऊपर फोकस करा लिया है। हम बात करेंगे टीआरएस और कांग्रेस के, क्या हालात हैं यहाँ पर? कांग्रेस और टीआरएस के भी हालात बहुत ही थोड़ा वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जब से योगी आए हैं, मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो दिल्ली से जो यहाँ पर नेता आ रहे हैं, ये लोग बीजेपी और एमआईएम दोनों मिलकर इलेक्शन को हाईजैक कर लिया है, ऐसा लग रहा है। कि कांग्रेस के राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मगर उस बात पर इतना जोर नहीं दे रहे हैं। बात यहाँ चल रही है कम्युनल की, इश्तियाल अंगेज तकरीर चल रही है राजा सिंह की, अकबर रवि सिंह की, उसमें घी का काम किया है योगी की बयानात को लेकर। एक दूसरे पर इल्जाम को लेकर ये मीडिया भी इसको
चला रही है। देखिए, बाद में कांग्रेस की तरफ से कोई भी अब तक कम्युनल बात नहीं निकली है, ना कोई इल्जाम तराशी हुई है, लेकिन इशू बेस्ड बात हो रही है कांग्रेस की। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और एमआईएम की जो बात हो रही है, एक दूसरे पर इल्जाम दे रहे हैं या फिर कम्युनल बात हो रही है। इससे साफ ये बात लग रहा है कि तो सवाल वही था मीर मेहंदी अली की, जो मुद्दे हैं इलेक्शन के, जो विकास के, तरक्की के या दूसरे मसले हैं वहां के लोकल, उनसे इलेक्शन हट रहा है क्या? ऐसा लग रहा है या उस पर अभी भी कायम है? क्योंकि जिस तरह की इश्तालंगेज बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात रही हो, अमित शाह अपनी बात कह चुके हैं, इधर अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी अपने तरीके से कह रहे हैं, तो क्या इलेक्शन उस तरफ बढ़ गया है? जी हाँ, अब इलेक्शन का रुझान, जब इलेक्शन होने के लिए सिर्फ अभी 3 दिन बाकी है, कल आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, उसको 22 तारीख आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, उसको लेकर दूसरे पार्टियां भी बहुत ज्यादा परेशान है। जिस तरह योगी ने अपना बयान दिया कि निजाम को यहाँ से, जिस तरह निजाम को भगा दिया गया, उसी तरह एमआईएम को भी भगा दिया जाएगा, उसको लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जूनियर कमांडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जमकर इस पर बोला। तो अब इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ और बीजेपी एमआईएम पर ही। राहुल गांधी लगातार अपनी तकरीर कर रहे हैं, अभी भी लोगों से वो खिताब कर रहे थे, बात कर रहे हैं और मसलों को उठा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, खासतौर से टीआरएस को निशाने पर वो लेकर रखे हुए हैं। उसका कितना असर है? नहीं, राहुल गांधी का जो इशू है वो इशू बेस्ड फाइट चल रही है। कांग्रेस टीआरएस के ऊपर इल्जाम लगा रही है डेवलपमेंट नहीं होने पर, लेकिन यहाँ की जो चल रहा है वो सिर्फ ये चल रहा है कि कम्युनल फोर्सेस की फ्रंट रनर इनको माना जा रहा है। इलेक्शन को लेकर अब इस वक्त मुद्दा इशू का नहीं हो रहा है कि केसीआर पीछे हो गई है, टीआरएस पीछे हो गई है, एमपीटी पीछे हो गई है, लेफ्ट पार्टी महाकुंभी पीछे हो गई है। ये बहुत अहम बात आपने बताई। मुद्दों के मामले में महाकुटुंबी कांग्रेस इत्तेहाद के साथ पीछे है, और इधर अब इश्तियालंगेज बयानबाजियां जो खासतौर से एआईएमआईएम और बीजेपी के दरमियान चल रही है, कहीं ना कहीं इलेक्शन उस तरफ बढ़ रहा है, उस तरफ फोकस हो गया है। तो यह एक अहम बात है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मैदान में वापसी की है, और जिस तरह से जवाब और सवाल हो रहे हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे कर दिया। अब देखना होगा राहुल गांधी फिर अपने आप को मैदान में किस तरह से लाते हैं और ये इलेक्शन किस तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका, मीर मेहंदी अली बाखुरी। इधर तमिलनाडु के कोयंबटूर में साफ पानी को लेकर रूस का वफ्द पहुंचा है, जहां पर टीम ने मकामी जो पानी है उसका हालात का, वहां के उसका जायजा लिया, और इस मौके पर ग्रुप मेंबरान ने कहा कि पानी के मामले में रूस के भी हालात काफी हद तक हिंदुस्तान जैसे ही हैं, इसलिए हमें इस मसले पर मिलकर काम करने की जरूरत है। इस मौके पर पानी बचाने और साफ पानी के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया। I think that in Russia there are a lot of the same problems as in India. Yes, sometimes it's a scarcity of water in some regions. Yes, and this is the deterioration of natural waters. And the third one is floods. In Russia there are a lot of rivers and a lot of lakes and a lot of water objects. And Russia may be for the second position in the world for availability of fresh water. Deterioration of natural waters is a great deal. The sources of water pollution, there are two principal sources of water pollution in Russia and in the world, in every country in the world. This is a concentrated industry, wastewater concentrated, and from industries, from household use, and the second source is the non-point sources. It's diffuse pollution, sources of diffuse pollution. तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे रियासत की सियासत मेरे साथी सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।